छात्रों, अब आप आता है आपका सेकंड पेपर, जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर इश्यूज इसमें आएंगे। सबसे पहले जेंडर का मतलब होता है लिंग। अब लिंग हमारे परिवार में समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं, जो स्त्री पुरुष की भूमिका और उत्तरदायित्व की ओर संकेत करते हैं। यह एक ऐसा मुखौटा होता है जिसमें स्त्री और पुरुष मिलकर एक नृत्य करते हैं, अर्थात अंग्रेजी में इसे जेंडर कहते हैं। जेंडर जो होते हैं प्राय 3 प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे पुल्लिंग जो पुरुष की तरफ संकेत करते हैं, स्त्रीलिंग जो स्त्री के रूप में होते हैं, और नपुंसकलिंग थर्ड पर्सन के रूप में। इसकी विशेषता यह है कि इससे मानवीय संबंधों की पहचान होती है, संचालन और उत्तरदायित्व की पहचान होती है। यद्यपि वर्तमान समय में स्त्री पुरुष के भेदभाव और अंतर में बदलाव करके इसे समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन जब हम लैंगिकता को देखते हैं तो यह एक प्राकृतिक अनुभव है जो मनुष्यों के विचारों भावनाओं पर निर्भर करता है। प्राय देखा गया है कि पुरुष और महिला के विचारों, उसकी कल्पनाओं, उनकी इच्छाओं, उनके विश्वासों, उनके दृष्टिकोणों, मूल्यों, प्रथाओं, व्यवहारों, रीति रिवाजों जैसी विधियों से इसे व्यक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त लैंगिकता जो है जैविक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक तथा आध्यात्मिक पहलुओं के रूप में प्रकट होती है। कुछ सीमा तक हमारी इंद्रियों पर भी निर्भर करती है। अतः लिंग का मूल्य शरीर में नहीं बल्कि मानव के जैविक सेक्स, जन्म के समय होने वाले 5 कारकों पर निर्भर करता है। इसमें ये कारक हैं: वायुगुण, सूत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति, जनांगों के प्रकार, सेक्स या हार्मोन्स, महिलाओं के गर्भाशय या बाहरी जनांग। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए इसके दूसरे पार्ट में इसका आगे का भाग बताएंगे कि जैसे होता है पितृसत्ता। पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें परिवार प्रणाली समाज में पिता को प्राथमिकता देकर मुखिया के रूप में अधिकार प्राप्त होते हैं। अब सभी जीवन के सभी पहलुओं पर पिता का नियंत्रण रहता है। इस प्रणाली में आर्थिक मुद्दों पर भी निर्णय पुरुष के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसकी यह विशेषता है कि समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म आदि में पुरुषों का वर्चस्व होता है। किंतु इसके साथ साथ इस व्यवस्था में कुछ दोष भी हैं, जैसे इसमें स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है। पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उनका शोषण करता है, वे उत्पीड़न का शिकार होती हैं। इसके बाद आता है मातृसत्ता। मातृसत्ता परिवारों में ऐसे परिवार होते हैं जहां माताओं और वंश के आधार पर माताओं का वर्चस्व माना जाता है, उन्हें प्रधानता दी जाती है। ऐसे परिवारों में विवाह के बाद पुरुष को पत्नी के घर आकर रहना पड़ता है। उनका वंश पत्नी के नाम या गोत्र पर चलता है और परिवार की संपत्ति में भी पुरुषों को अधिकार नहीं दिया जाता। अब आता है नारीवाद। नारीवाद का मतलब है ये वह स्त्री पुरुष की समानता को मानने वाली विचारधारा है। दोनों को समान अधिकार मिलते हैं। यह एक ऐसा सामाजिक आंदोलन है जो राजनीतिक विचारधारा के रूप में महिलाओं द्वारा महिलाओं की समानता के लिए किया गया है। एक आंदोलन है जो महिलाओं ने ही किया है कि हमें भी समान अधिकार दिए जाएं। अब सामाजिक आंदोलन के कारण नारी की खोई हुई प्रतिष्ठा का पक्ष लेता है, जिसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को प्राप्त करना, नारी सशक्तिकरण करना। लिंग भेद के कारण होते हैं मान्यताएं, परंपराएं, संकीर्ण विचारधाराएं, जागरूकता का अभाव, आर्थिक तंगी, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता, सांस्कृतिक कुप्रथाएं, सामाजिक कुप्रथाएं, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, भूत प्रेत आदि के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारण भी रहे हैं जिनको समाप्त किया जाना चाहिए, और वर्तमान समय में ये समाप्त भी होते जा रहे हैं। इस प्रकार हमारी पहली यूनिट समाप्त होती है। तो सेकेंड यूनिट में आपका आता है विद्यालय में लैंगिक असमानता, यानी जेंडर इनक्वालिटी इन द स्कूल। यह समानता के विपरीत अवधारणा है। इसमें जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय, संपत्ति के आधार पर अंतर पाया जाता है। इसी ऊंच नीच के भेदभाव को हम असमानता कहते हैं।
जिसके कारण सामाजिक स्तर, व्यावसायिक विषमताएं, जाति व्यवस्था, लिंग भेद, धर्म, आर्थिक विषमता जैसी समस्याएं हैं जिनमें अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है। राजनीतिक विचारधारा बदलती जा रही है। न्यायालय की सक्रियता के कारण भी महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाने लगा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महिला हेल्पलाइन योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, नारी सशक्तिकरण केंद्र जैसी योजनाओं के कारण लड़कियों के शैक्षिक स्तर में प्रगति देखी जा रही है। विद्यालयों में व्यक्तिगत विकास के लिए विविध प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए छात्राओं को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा है, किंतु उनकी शारीरिक असमानता के कारण उनके खेलों की व्यवस्था जैसे खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, रस्सी कूद या नृत्य, कला, गायन, रंगोली जैसी क्रियाओं में ही सम्मिलित किया जाता है। लिंग के विपरीत खेलों में उन्हें मना कर दिया जाता है। इसको दूर करने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करके विद्यालयों का वातावरण जनतंत्रीय बनाना होगा, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यावसायिक शिक्षा, सह शिक्षा, सामूहिक भावना का विकास, अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाकर परिवार और समाज, समुदाय, राज्य आदि से सहयोग लेना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। मानवाधिकारों की रक्षा की जा रही है, जिससे भारतीय संस्कृति की रक्षा होकर महिलाओं में भी आत्मसम्मान का विकास होने लगा है और यह सामाजिक परिवार में अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं। पाठ्यचर्या में जेंडर इश्यूज या करिकुलम, लैंगिक मुद्दे क्या होने चाहिए। इस यूनिट में ये बात आती है कि एक राष्ट्र का कर्तव्य होता है कि वह पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें तैयार करे, क्योंकि शिक्षा पर ही नागरिकों की गुणवत्ता निर्भर करती है। जैसा कि वर्तमान समय में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए NCERT ने भी 124 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको कहा जाता है। इस प्रकार लिंग और छिपी पाठ्यचर्या के रूप में छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक अच्छी नागरिकता का पाठ जो अनजाने ही विद्यालय के वातावरण स्वतः ही प्राप्त होता है। विद्यालय को वातावरण में यह अनौपचारिक रूप से विद्यालय की सामाजिक प्रणाली का अंग बनकर अपने व्यवहारों द्वारा प्रेरित किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक मूल्य और अपेक्षाएं छिपी रहती हैं जो लैंगिक समानता को मजबूत बनाती है। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता जैसे महिलाओं को परंपरागत भूमिका में दिखाना या पुरुषों की विचारधारा को प्रबल दिखाना, जेंडर के अनुसार विषयों का विभाजन करना या पाठ्य पुस्तकों में पुरुष नेताओं को दर्शाना आदि बातों को दूर करके लैंगिक असमानता को मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसी पुस्तकों का निर्माण किया जाए जिसमें जो लिंग भेद से दूर हो। कक्ष में भी लड़के लड़कियों के भेदभाव को पक्षपात न करके समान रूप से शिक्षा संबंधी सहायता दी जानी चाहिए। न अभद्र भाषा बोली जाए, सभी को व्यक्तिगत विकास के समान अवसर दिए जाएं, लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को हटाया जाए, कक्षा में छात्रों की बातों का उपहास न उड़ाया जाए, अभद्र टिप्पणियां न की जाएं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों को पूर्ण करके शिक्षक को प्रशिक्षण, अभिभावकों की सहभागिता लेकर शिक्षक द्वारा उपयुक्त निर्णय किए जाने चाहिए। इस तरह से आपकी सेकंड यूनिट खत्म होती है। अब आएगी आपकी थर्ड यूनिट। तो अब आती है आपकी थर्ड यूनिट, भारतीय समाज में महिलाएं, यानी वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। यानी कि भारत में महिलाओं की स्थिति में युगानुरूप परिवर्तन होते रहते हैं। अनेक उतार चढ़ाव के बाद 19वीं सदी में भी कुछ समाज सेवियों के कारण इस अत्याचारी समाज के विरुद्ध आवाज उठाई गई। ब्रिटिश शासन की अवधि में ही समाज की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। औद्योगिकरण के कारण शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आंदोलन, महिला संगठनों का उदय होने से भारतीय महिलाओं को विभिन्न अधिकार मिलने लगे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता जैसे पदों पर आसीन हुई। लेकिन महिला और बालिकाओं की कुछ समस्याएं जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न, शिक्षा में भेदभाव, अपर्याप्त भोजन, सैन्य सेवा में भेदभाव, ऐसे समान कार्य के लिए समान वेतन का भेदभाव, संपत्ति का अधिकार, विधवाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए इनमें सुधार की ओर कदम उठाए जाने लगे। इस समस्या को दूर करने के नियम, अधिनियम भी बनाए गए। वर्तमान समय में महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जाने लगा, जिसके लिए जागरूकता, मीडिया का प्रभाव, ग्राम क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करते हुए कानूनी अधिकार, श्रम बल में भागीदारी, नारी की शक्ति बढ़ाई जाने लगी। औपचारिक शिक्षा पर बल देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में, कोठारी आयोग 64-66 में, राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1958, हंसा मेहता समिति 1962 का गठन हुआ। निरौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, दूरस्थ शिक्षा केंद्र, पत्राचार शिक्षा आदि के द्वारा महिलाओं को शिक्षित किया जाने लगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को समाज में उपयुक्त स्थान दिलाकर उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। इसके लिए बहुत से कदम उठाए गए, जैसे महिला समाख्या, कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजीव गांधी महिला सशक्तिकरण योजना, उड़ान जैसे प्रोग्राम रखे गए। मानव अधिकार से तात्पर्य है वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। संविधान के मूलभूत अधिकारों में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित हैं, न्यायालय द्वारा स्वीकृत भी हैं, जिनमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार, जिनका हनन धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार महिला के अधिकारों के संरक्षण के लिए मानवाधिकार संरक्षण नियम की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC जो मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। फिर मानवाधिकार के लिए 30 अनुच्छेद जो मानव अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं संविधान में दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके उन्हें रोजगार के अवसर, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी में मौके देकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में तरक्की करना, जिससे सभी महिलाएं साहसी और आत्मनिर्भर बन सकें। इस प्रकार अब सामाजिक विकास, कौशलों का विकास, आत्मनिर्भरता का, राष्ट्रीय भावना का, स्वास्थ्य में सुधार, कुरीतियों की समाप्ति करके सामाजिक उत्थान किया गया। इस प्रकार से हमारे महिलाओं की स्थिति समाज में पहले की अपेक्षा अब अच्छी हो गई है। अब आपकी 4th यूनिट आती है, जिसमें सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण क्या है। समाजीकरण से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक परिवार से परिचित कराना। अर्थात समाजीकरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। ग्रीन कहता है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करना होता है। इसकी विशेषता यह हुई कि इसमें आत्मविकास, आत्मसात सीखने की प्रक्रिया, सांस्कृतिक हस्तांतरण देश काल परिस्थिति के अनुसार होता रहता है, जो अनुकरण के द्वारा, सुझावों के द्वारा, सहयोग के द्वारा होता है। इसके सिद्धांत पारस्परिक रूप से अनुपालन, मौखिक निर्देशन द्वारा, प्रभावात्मक रूप से प्रेषण द्वारा, प्रबलन द्वारा होते हैं। कुछ लिंग भेद पर भी आधारित हैं, जो कुछ सामाजिक संरचना पर हैं तो कुछ आवश्यकता अनुसार बन जाते हैं। अतः प्रत्येक समाज के लोग कुछ न कुछ नियमों, परंपराओं से एक दूसरे से बंधे होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार चलते रहते हैं। बहुत से समाजशास्त्रियों जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रायड,
गिलिगन, ईगल, एलिस, डेविस, मूर, लेवी, नेडिल आदि ने सामाजिक संरचना के सिद्धांतों में अपना अपना योगदान दिया है। विभेदीकरण या विखंडन से तात्पर्य है कि कट्टर धारणाओं का विरोध करके नारीवादी सिद्धांत का समर्थन या प्राचीन परंपरागत धारणाओं के विरोध के स्वरूप नवीन शोध या आंदोलन के रूप में जो नवीन विचारधाराएं या विकासात्मक कदम उठाए जाते हैं वह हमारा विभेदीकरण कहलाता है। छात्रों, अब आपकी आती है 5th यूनिट, जो लास्ट यूनिट है आपके सेकंड पेपर की, जिसमें लिंग, लैंगिकता और यौन उत्पीड़न तथा शोषण की बात आती है, सेक्सुअल हरसमेंट एंड एब्यूज। जैसा कि परिवार समाज का अभिन्न अंग है और मानव इस अंग की इकाई है। जिस प्रकार मानव जीवन के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कुछ जैविक प्रक्रियाएं जैसे आध्यात्मिकता, सामाजिक संस्कृति और जैविक प्रक्रियाएं यानी यौन व प्रजनन भी मानव के मूलभूत अधिकार हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संविदा 1966 के अनुच्छेद 23 में माना गया है। 2015 के बाद से मानव अधिकारों समानता, लोकतंत्र और प्रशासन के साथ साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भी इस श्रेणी में दे दिए गए हैं। यद्यपि यौन प्रजनन और स्वास्थ्य के इस अधिकार को स्पष्ट रूप से न समझाकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि यह दुनिया की परिकल्पना का आधार है जिसमें सभी को अपना साथी चुनने, संतान उत्पन्न करने का अधिकार है जिससे पीढ़ियों का अस्तित्व बना रहे। प्रजनन अधिकार एक ऐसा अधिकार है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों द्वारा लोगों और उनके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। परामर्श के रूप में यह एक दस्तावेज है जिसमें समय समय पर सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके लिए यौन अधिकार के लिए बिना भेदभाव और बिना किसी दबाव के, बिना हिंसा के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को पाने में मदद करते हैं, जिसमें अपना साथी चुनना, सहमति से और यौन संबंध बनाना, शारीरिक अखंडता की गरिमा को बनाए रखना, सहमति से विवाह करना, संतान को जन्म देने का समय निर्धारित करना और एक संतुष्ट, सुरक्षित, सुखद जीवन जीने का अधिकार शामिल है। इसमें स्वाधिकार, शारीरिक निष्ठा, विविधता तथा समानता जैसे नैतिक गुणों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 5th यूनिट में आगे है यौन और प्रजनन अधिकारों में अंतर। यौन अधिकार को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के तहत परस्पर संबंध स्थापित करने तथा विच्छेद करने, व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने में, स्वास्थ्य आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्रजनन में कुछ निश्चित मानवाधिकार जैसे स्त्री को प्रजनन का अधिकार, गर्भपात की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी और बच्चों की संख्या तथा समय तथा बीच की अवधि निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। बाल विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में विभिन्न जैसे गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि में बालकों के विकास प्रत्येक अवस्था में विभिन्न पहलुओं पर होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास। इस प्रकार इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, पालन पोषण, परिवार, यौन भेद, व्यक्तिगत विभिन्नता, संस्कृति, बुद्धि, आयु, खेलकूद तथा व्यायाम या जाति, प्रजाति, परिवार में बालक का स्थान या कारक क्या हैं। अब संघर्ष क्या होता है इसमें? यह मानव संबंधों में सतत रहने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति से व्यक्ति, पारिवारिक से परिवार और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में जब किसी इच्छा का विरोध या दबाव या घृणा या हिंसा के रूप में प्रकट हो जाता है तो प्रत्येक काल में, प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इस तरह का अनेक रूपों में व्यक्तिक संघर्ष होते हैं, प्रजातंत्रीय संघर्ष होते हैं, वर्ग संघर्ष होते हैं, जातीय संघर्ष होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष आदि, धार्मिक कट्टरता, दोषपूर्ण परवरिश,
सांस्कृतिक विभिन्नताएं, निराशा सामाजिक मान्यताओं के आधार पर भावनाओं के कारण होता है। यौन उत्पीड़न भी कुछ कारणों से पारिवारिक या अन्य रूप में समय का अभाव, संयम का अभाव, मानवीय मूल्यों का अभाव, नैतिकता आदर्शवादिता का अभाव, संकीर्ण सोच, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, सामाजिक कुरीतियाँ, महिलाओं की चुप्पी के कारण बहुत से ऐसे उत्पीड़न जैसे कार्य हो जाते हैं जिनको दूर करने का कार्य समाज और सरकार का है। इस प्रकार आपकी 5th यूनिट समाप्त होती है।